Good morning, student. This is the unit number 9 valuation, and this is the 11th lecture of professional practice and valuation, unit number 9 valuation. तो ये 11वां लेक्चर है यूनिट नंबर 9 वैल्यूएशन का। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि रेंट, टाइप्स ऑफ रेंट क्या है, ओके, और वैल्यूएशन टेबल्स है, उसके बारे में डिस्कशन डिटेल में करेंगे। ओके, सो हियर valuation table. So in this slide we will discuss about valuation tables to save time and reduce the chances of error in elaborate and laborious mathematical calculations. The valuation tables are prepared so that by referring to them suitable coefficients can be found out. Okay, तो जो उनको अगर टाइम एंड जो एरर है उसको रिड्यूस करने के लिए सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो टेबल्स में, उस टेबल्स में हम वो जो वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा कि वो हमारा आंसर है वो इजीली और स्पीडीली हम वो फाइंड कर सकते हैं। द वैल्यूएशन टेबल्स आर प्रिपेयर्ड सो दैट बाय रिफरिंग टू देम सुटेबल कोएफिशिएंट्स कैन बी फाउंड आउट। नाउ फर्स्ट वन, टेबल 1, टू फाइंड द अमाउंट टू विच ₹1 will accumulate at the end of given number of years. So here in valuation table first table is to find, अगर हमको ₹1 है वो अमाउंट टू विच ₹1 will accumulate the end of given number of years, तो ₹1 है वो accumulate करने के लिए आफ्टर n years, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा। ओके, सो हियर लेट I is equal to interest per annum on ₹1, तो ₹1 के ऊपर जो इंटरेस्ट पर एनुअल कितना लगेगा वो I से डिनोट किया गया है, इंटरेस्ट ऑफ ₹1 आफ्टर 1 ईयर। सो इंटरेस्ट ऑफ ₹1 आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू I, एंड I मल्टीप्लाइड 1 आएगा तो उससे I हो जाएगा अमाउंट रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं वो कितना आएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस I। सो अमाउंट रिसीवेबल आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 1 प्लस I प्लस 1 प्लस I इंटू I। ओके, so now amount receivable after 2 years 1 plus I and 1 plus I plus I, so here I plus I square आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से 1 plus I रेस टू 2 1 plus I रेस टू 2, जो 1 plus I है उसका ये स्क्वेयर हो जाएगा। सो फॉर ₹1 अमाउंट रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर्स इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे देखा कि जो 2 ईयर्स के बाद जो अमाउंट रिसीव होगा तो वो इक्वेशन क्या आएगा, तो वो इक्वेशन आएगा 1 प्लस I रेस टू, जो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स हमको दिया गया होगा, सपोज कि यहाँ पे 3 आता है तो 1 प्लस I रेस टू 3 आएगा, यहाँ पे 2 ईयर्स है तो 1 प्लस I रेस टू 2 आएगा। सो फॉर ₹1 अमाउंट रिसीवेबल आफ्टर n ईयर्स इज इक्वल टू 1 प्लस I रेस टू n। सो हियर टोटल कैपिटल C इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस I ब्रैकेट ओवर रेस टू n हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ₹1 एट 7% आफ्टर 5 ईयर्स, तो हमारा I इज इक्वल टू 7% है तो I की जगह पे हम 0.07 लेंगे, और जो हमारा ईयर है तो इनकी जगह हम लेंगे 7, तो यहाँ हमारा इक्वेशन बनेगा कैपिटल C इज इक्वल टू 1 प्लस 0.07 रेस टू 5 ईयर्स के लिए, तो रेस टू 5 हमारा ये इक्वेशन बनेगा। ओके, आफ्टर दैट टेबल नंबर 2, टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। सो हियर जो अगर हमको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है ₹1 का रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, सपोज की प्रेजेंट वैल्यू है उसकी ₹1, तो वो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा P इज इक्वल टू 1 अपॉन इन ब्रैकेट 1 प्लस I ब्रैकेट ओवर रेस टू n। सो इस तरीके से टेबल 2 में टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 इज इक्वल टू कैपिटल P इज इक्वल टू 1 अपॉन इन ब्रैकेट 1 प्लस I ब्रैकेट ओवर रेस टू n। नाउ टेबल नंबर 3, in table number 3 how much amount to be deposit every year to accumulate ₹1 after n years. So here installment sinking fund is equal to P
इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड इज इक्वल टू पी, स्मॉल p इज इक्वल टू आई अपॉन इन ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट ओवर रेस टू n माइनस 1। सो इस तरीके से ये टेबल में जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है कि अगर हमको हाउ मच अमाउंट टू बी डिपॉजिट, अगर हमको 1 रुपीज़ है वो आफ्टर रेंजर्स के बाद अगर हमको एक्यूमुलेट करना है तो कितना हमको अमाउंट है वो डिपॉजिट एवरी ईयर करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड इज इक्वल टू स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल आई अपॉन इन ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट ओवर रेस टू n माइनस 1 हमारा आंसर आएगा। आफ्टर दैट टेबल नंबर 4, इफ ₹1 इज इन्वेस्टेड एवरी ईयर हाउ मच अमाउंट विल बी एक्यूमुलेटेड आफ्टर n years। सपोज कि अगर हम 1 रुपीज़ है वो इन्वेस्ट एवरी ईयर करते हैं तो हाउ मच अमाउंट विल, तो n years के बाद हम कितनी अमाउंट है वो एक्यूमुलेट करेंगे। तो स्मॉल q इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट ओवर रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाई आई। तो इसलिए इसका इक्वेशन होगा कि अगर हम एवरी ईयर 1 रुपीज़ है वो इन्वेस्ट करते हैं तो n ईयर के बाद अगर वो कितनी अमाउंट हमारे पास वो एक्यूमुलेट हुई है तो वो इक्वेशन हमारा आएगा स्मॉल q इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 अपॉन आई, वो इक्वेशन आ जाएंगे। ओके, नाउ वैल्यूएशन मेथड्स फॉर प्रॉपर्टी एंड लैंड। तो वैल्यूएशन मेथड्स फॉर प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें जनरली 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स का यूज़ होता है। ओके, उसमें पहला है रेंटल मेथड, सेकंड वन लैंड एंड बिल्डिंग मेथड, थर्ड वन प्रॉफिट बेस्ड मेथड एंड फोर्थ वन डेवलपमेंट मेथड। ओके, तो उसमें पहला है रेंटल मेथड। तो रेंटल मेथड में क्या है कि जो रेंटल मेथड में जो हमारा जनरल इक्वेशन था कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या आएगा इक्वेशन, जो हमारा नेट इनकम, तो हमारा नेट इनकम यहाँ पे होगा नेट रेंट मल्टीप्लाइड ईयर्स परचेस, एंड जो हमारा नेट इनकम आएगा तो नेट इनकम इज इक्वल टू नेट रेंट आएगा इज इक्वल टू ग्रोस रेंट माइनस आउटगोइंग्स है वो हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड वन इज लैंड एंड बिल्डिंग मेथड। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग मेथड में क्या आएगा कि जो प्रॉपर्टी है हम स्पेशल पर्पस में आउटसाइड जो जनरल रेंज है कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको स्कूल्स, पुलिस स्टेशन और नॉन प्रॉफिटेबल कम्युनिटी फंक्शन में जिसका हम यूज़ होता है। ओके, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग बेस्ड मेथड है, उसमें उस तरीके से भी उसका वैल्यूएशन है वो किया जाता है। और जो उसका न्यू कंस्ट्रक्शन को बिल्डिंग का कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा, तो भाई वो आएगा जो ये लैंड एंड बिल्डिंग मेथड है उसमें जो हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया आएगा मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो आएगा। उसी तरीके से अगर हम प्रॉफिट बेस्ड मेथड, तो उसमें क्या आएगा कि प्रॉफिट बेस्ड मेथड में जो वैल्यूएशन हम करेंगे, सपोज कि अगर हम शॉप्स का, होटल्स का, सिनेमास का उसका जो वैल्यूएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, वो प्योरली प्रॉफिट बेस्ड मेथड उसमें वो इंक्लूड होगा। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम मल्टीप्लाइड ईयर्स परचेस, सो CV इज इक्वल टू नेट इनकम मल्टीप्लाइड ईयर परचेस, सो नेट इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस आउटगोइंग। ओके, नाउ फोर्थ वन इज डेवलपमेंट मेथड। सो डेवलपमेंट मेथड में क्या है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड प्रॉपर्टी है अगर वो बाई करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसको उसके बाद क्या करते हैं कि उसको हम सेल में कन्वर्ट करते हैं, तो जो इस टाइप्स का वैल्यूएशन, इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन वो क्या होगा कि उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसका डेवलपमेंट कॉस्ट है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उसके हिसाब से अगर हम उसका जो वैल्यूएशन करते हैं तो उस हिसाब से जो उसका वैल्यूएशन आएगा तो वो किस तरीके से आएगा, तो वो डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग एस्टेट का आएगा और उसके बाद जो हाइपोथेटिकल बिल्डिंग स्कीम है उसके हिसाब से उसका हम वैल्यूएशन करेंगे। नाउ ओके, सो नाउ आफ्टर दैट जो वैल्यूएशन मेथड से वो ओपन लैंड, उसमें कंपेरेटिव, हाइपोथेटिकल और बिल्डिंग मेथड है, वो 3 टाइप की मेथड है उसमें आती है। ओके, वैल्यूएशन मेथड्स फॉर ओपन लैंड की बात करें तो उसमें कंपेरेटिव मेथड एक है, दूसरा वाला है हाइपोथेटिकल मेथड है और तीसरा वाला है बिल्डिंग मेथड। कंपेरेटिव मेथड उसमें वहाँ पे सिचुएशन किस टाइप की है, वहाँ पे वो जो साइज है प्लॉट का वो कैसा है, उसका शेप किस टाइप का है, ओके, उसका फ्रंटेज क्या है, उसका डेप्थ क्या है, फ्रंट रोड विड्थ क्या है, उसमें विस्टास कितना है, नेचर ऑफ सोइल कैसा है, लैंड वो किस टाइप्स का है। ओके,
तो इस तरीके से वहाँ पे वो चीज़ें सब ध्यान में रखनी पड़ती है। और बिल्डिंग मेथड में क्या आएगा, तो उसको डिफरेंट बिल्ड से उसमें हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद सपोज कि रेक्टेंगल आता है तो रेक्टेंगल एरिया का इक्वेशन उसमें अप्लाई करेंगे। ट्राइंगल अगर आता हो तो उसमें ट्राइंगल का मेथड है उसमें अप्लाई करेंगे। ओके, तो इस तरीके से वेरिएशन मेथड्स पर ओपन लैंड में जनरली 3 टाइप्स की मेथड है, कंपेरेटिव मेथड, हाइपोथेटिकल मेथड एंड बिल्टिंग मेथड। ओके, सो नाउ next is a rent. So here rent, what is rent? Rent may be defined as an annual or periodic payment for the use of land for building and land. Okay, so rent क्या है कि रेंट को हम डिफाइन करेंगे एनुअल और पीरियोडिक पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड और बिल्डिंग एंड लैंड। सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेंट आर, जो रेंट के वेरियस फॉर्म्स है और कौन कौन से, फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड रेंट, सेकंड वन इज हेड रेंट, थर्ड वन इज रेक रेंट, फोर्थ वन इज सिचुएशन रेंट, फिफ्थ वन इज सिटिंग रेंट, सिक्स्थ वन इज सब्सिडाइज रेंट, सेवंथ वन इज इम्प्रूव्ड रेंट, एट्थ वन इज प्रॉफिट रेंट, नाइन्थ वन कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट, 10th nominal rent, 11th monopoly rent, 12th is a fair rent, and 13th is gross rent, and 14th is net rent, 15th is lease rent, and 16th and last one is down rent. So हमने यहाँ पे टोटली डिफरेंट 16 टाइप्स ऑफ रेंट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो हियर फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड रेंट। सो हियर टाइप्स ऑफ रेंट में पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड रेंट की। ओके, तो स्टैंडर्ड रेंट, सो इट इज़ द लीगल परमिसिबल रेंट दैट कैन बी चार्ज टू ए टेनेंट। ओके, तो ये स्टैंडर्ड रेंट क्या है, तो स्टैंडर्ड रेंट वो है कि जो ये लीगल परमिसिबल रेंट है और जो कैन बी चार्ज, जो उसका जो उसको भाड़वत बोलते हैं, वो जो उसको जो पेड करेगा, ओके, भाड़वत को पेड करेगा और उसको इंग्लिश में टेनेंट बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे वो रेंट को स्टैंडर्ड रेंट हम बोल सकते हैं। नाउ सेकंड वन इज अ हेड रेंट। इफ द रेंट एग्रीड in an occupation is less than the prevailing rent for similar property, it is known as head rent. And suppose कि अगर हम उसमें लेस रेंट है वो किस तरीके से लेते हैं, तो उसके रीज़न क्या है कि जो उसमें जो टेनेंट होता है वो भाड़वत होता है, वो उसको जो रिक्वायरमेंट है वो अगर एक्सट्रीमली वो नीडेड होगा तो भी वो टेनेंट है वो रीज़न से वो लेस रेंट है वो ले सकते हैं। उसके बाद tenant may have made modifications in the building at his own cost with the consent of the owner, and owner may have taken deposit from the tenant. Okay, so इस तरीके से हेड रेंट है वो उसको हेड रेंट बोला जाता है। Now third one is rec rent. If the rent agreed in an occupation is nearly equal to the prevailing rent for similar property, it is known as rec rent. अगर हम बात करें रेक रेंट की, तो रेक रेंट में क्या आएगा कि जो रेंट है वो एग्रीड होगा ऑक्यूपेशन और नियरली जो प्रिवेलिंग रेंट, ओके, तो प्रिवेलिंग रेंट और सिमिलर प्रॉपर्टी में वो एग्री होगा रेंट के लिए, तो उसको हम रेक रेंट बोल सकते हैं। और रेक रेंट है वो क्या है कि जो रेक रेंट आता है वो रिप्रेजेंट करता है फुल रेंटल वैल्यू का, जो लैंड एंड बिल्डिंग का फुल रेंटल वैल्यू है उसको रेक रेंट है प्रेजेंट करता है, और उसको मार्केट रेंट वो भी बोल सकते हैं। इन ऑल केसेस ऑफ वैल्यूएशंस बाय रेंटल मेथड इट इज़ नेसेसरी टू नो द रेक रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ओल्ड केस ऑफ वैल्यूएशन की बात करें रेंटल मेथड में, तो क्या है कि जो नेसेसरी तो नेसेसरी होगा वो जानने के लिए कि रेक रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको जानने के लिए वो रेडी होगा। ओके, नाउ फोर्थ वन इज सिचुएशन रेंट। इफ प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन अ गुड लोकेलिटी इट मे फेच हायर रेंट, सच अ रेंट इज नोन एज सिचुएशन रेंट। सिचुएशन रेंट की बात करें तो प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड होगा गुड लोकेलिटी में, तो क्या होगा, तो वो हायर रेंट को फेच करेगा। तो इस हिसाब से तो इस टाइप्स का रेंट है उसको हम बोल सकते हैं सिचुएशन रेंट। नाउ सिटिंग रेंट, इट इज टर्म
applied to the true annual cost of premises to a lease, it is the rent paid plus the annual equivalent of any capital sums he may have extended on the premises from time to time. It is also known as virtual rent. तो सिटिंग रेंट हम किसको बोलेंगे? जो इट इज टर्म अप्लाइड करेंगे टू द ट्रू एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रीमाइसेस टू ए लीज। जो ट्रू एनुअल कॉस्ट प्रीमाइसेस का है वो लीज पे होगा। ओके, तो इट इज द रेंट पेड प्लस द एनुअल इक्विवेलेंट ऑफ एनी कैपिटल सम्स ही मे हैव एक्सटेंडेड ऑन द प्रीमाइसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसको बोलेंगे हम वर्चुअल रेंट भी उसको बोल सकते हैं सिटिंग रेंट को। नाउ सब्सिडाइज रेंट, from certain persons less rent is charged than normal rent. It is known as subsidized rent and example criteria rent work for workers quarters. So जो subsidized rent है उसको हम बोलेंगे कि जो certain person होगा तो लेस रेंट है वो चार्ज करता है जो नॉर्मल रेंट चल रहा होगा उससे। ओके, तो इस टाइप्स के रेंट को हम सब्सिडाइज रेंट भी कह सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है रेंट वर्क फॉर वर्कर्स क्वार्टर्स। Okay, now seventh one is improved rent. तो improved rent है उसमें क्या है कि when the original leaseholder subsets the property under lease at a higher rent than the original rent of the lease, it is known as improved rent. तो improved rent में है कि अगर जो ओरिजिनल लीज होल्डर सबसेट होगा वो प्रॉपर्टी को अंडर लीज में हायर रेंट में, जो उसका ओरिजिनल रेट चल रहा है उसके हायर रेंट में वो लीज को जो लीज होगा उसको रेंट पे देगा, तो उसको बोलेंगे इम्प्रूव्ड रेंट, उसको हम बोल सकते हैं। सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं और इम्प्रूव्ड रेंट है उसको हम हेड रेंट भी बोल सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि जो लीज है वो लीज रेंट पे लेसर से 5 से 10,000 रुपीज़ वो एनुअल रेंट से लेता है, एंड जो उसका सबलेट्स है वो सबलेट्स जो प्रॉपर्टी का सबलीज है उसको एनुअल रेंट वो जो 12,000 में ओके उसको देता है। तो क्या होगा कि जो उसका इम्प्रूव्ड रेंट होगा वो क्या होगा 12,000 रुपीज़ है। ओके, तो 12,000 रुपीज़ है उसका इम्प्रूव्ड रेंट भी उसको बोल सकते हैं और उसको हम हेड रेंट भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन 8 वन इज अ प्रॉफिट रेंट। सो व्हाट इज द प्रॉफिट रेंट? द डिफरेंस बिटवीन द इम्प्रूव्ड रेंट एंड हेड रेंट इज नोन एज प्रॉफिट रेंट। तो हमने यहाँ पे आगे 10,000 और 12,000 की बात की, तो उसमें क्या है कि जो डिफरेंस होगा इम्प्रूव रेंट और हेड रेंट के बीच में तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट रेंट। सपोज कि ओरिजिनल लीज रेंट है 10,000 एंड इम्प्रूव रेंट वो है 12,000, सो प्रॉफिट रेंट इज इक्वल टू 12,000 माइनस 10,000, सो प्रॉफिट रेंट इज इक्वल टू 2,000 पर एनुअल। ओके, सो नाउ कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट, the rent agreed upon by bargaining between a landlord and tenant is known as contractual rent। जो कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट हम उसको बोलेंगे कि भी जो रेंट होगा वो एग्रीड होगा बार्गेनिंग बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉमिनल रेंट। इट इज टोकन रेंट ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट पर एनम mentioned in lease document in order to establish the relation between a landlord and a tenant or lease। तो जो नॉमिनल रेंट वो क्या है कि जो नॉमिनल रेंट है वो क्या है कि इट इज़ अ टोकन रेंट ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट, जो स्मॉल अमाउंट का टोकन वो रेंट पे लेंगे पर एनुअली मेंशन्ड इन लिस्ट, जो लिस्ट डॉक्यूमेंट में जो मेंशन किया गया होगा उसको, एंड इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश, और जो एस्टेब्लिश और रिलेशन डेवलप करेगा बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट और लीज के बिटवीन। ओके, तो वो रेंट है उसको हम बोलेंगे नॉमिनल रेंट। ओके, नाउ 11th इज मोनोपोली रेंट। इन अ गुड लोकेलिटी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ हाउसेज द ओनर ऑफ हाउस में डिमांड हायर रेंट, इट इज नोन एज मोनोपोली रेंट। कि गुड लोकेलिटी है उसमें क्या होगा कि भाई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ हाउस है तो उसमें जो ओनर ऑफ हाउस है वो हायर डिमांड रेंट पे देगा। ओके, तो उस रेंट को हम बोल सकते हैं मोनोपोली रेंट। आफ्टर दैट 12th वन इज फेयर रेंट। द रेंट पेएबल बाय अ टेनेंट अंडर एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ द रेंट कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट इज नोन एज फेयर रेंट
and should be the prevailing recent rent for similar properties in the vicinity. Okay, so fair rent में क्या है कि जो रेंट पेएबल है बाय टेनेंट अंडर एग्जिस्टिंग रूल्स, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से जो रेंट है वो पेड कर रहा है टेनेंट, ओके, तो उसको हम बोलेंगे फेयर रेंट एंड शुड बी द प्रीवेलिंग रिसेंट रेंट फॉर सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द विसिनिटी। एंड जो फेयर रेंट है वो क्या है कि भाई इट इज़ द रेंट विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ओके, नाउ 13th इज ग्रोस रेंट, द टोटल रेंट रिसीव्ड फ्रॉम a tenant without any outgoings deduction is known as gross rent। तो ग्रोस रेंट है उसमें क्या है कि भाई ग्रोस रेंट जो हमारा है, ग्रोस रेंट में आएगा जो टोटल रेंट रिसीव्ड हम करते हैं फ्रॉम a tenant विदाउट एनी आउटगोइंग्स, उसमें जो आउटगोइंग्स है, उसमें जो खर्चा लगता है उसको हम डिडक्ट नहीं करना है, उसमें जो आउटगोइंग्स डिडक्शन इज नोन एज ग्रोस रेंट। नाउ 14th वन इज नेट रेंट। सो नेट रेंट इज इक्वल टू ग्रोस रेंट माइनस आउटगोइंग्स, तो उसको बोलेंगे हम नेट रेंट। नाउ 15th इज अ लीज रेंट, इट इज अ सर्टेन पीरियोडिकल पेमेंट फिक्स्ड इन द लीज डॉक्यूमेंट टू बी पेड बाय द लीज टू बाय द क्या है कि उसमें बाय द लूज टू एंजॉय द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओनर, इट इज नोन एज लीज रेंट। तो लीज रेंट में क्या है, इट इज़ अ सर्टेन पीरियोडिकल पेमेंट जो हम करते हैं फिक्स्ड इन द लीज डॉक्यूमेंट में, और टू बी पेड बाय द लॉज टू एंजॉय द पोजीशन ऑफ ए प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओनर, सो इट इज नोन एज लीज रेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज अ ग्राउंड रेंट। सो ग्राउंड रेंट हम किसको बोलेंगे कि भाई जो द रेंट पेड बाय अ पर्सन फॉर द यूज ऑफ ए प्लॉट ऑफ वैकेंट लैंड बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, इट इज नोन एज ग्राउंड रेंट। जो रेंट है वो पेड करेगा बाय पर्सन फॉर द यूज ऑफ ए प्लॉट ऑफ वैकेंट लैंड बिलोंगिंग, जो रेंट कोई पर्सन है वो रेंट पेड करता है जो ओपन प्लॉट होता है, ओके, और वैकेंट लैंड जो अनदर पर्सन का जो बिलोंगिंग होगा, तो उसका क्या होगा कि जो पर्सन है वो रेंट है वो पेड करेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं इट इज़ नोन एज ग्राउंड रेंट, उसको हम बोल सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ ग्राउंड रेंट है, फर्स्ट वन है अनसिक्योर्ड ग्राउंड रेंट एंड सेकंड वन इज अ सिक्योर्ड ग्राउंड रेंट। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पे वर्क करते हैं। थैंक यू।